पता नहीं वहां पे बैठ के क्या हो गया था। और तो ऐसा ही हुआ है मोस्टली। मतलब मुझे भी नहीं लग रहा था कि उतना खराब गया है। तुम्हारे कम से कम तुम्हारे वो स्टेटस देखने के बाद लगा कि ठीक है शायद कम हुआ है थोड़ा सा। बट अभी घर पे आके लग रहा है कि जो सही होना था वो भी गलत हो गया। इसलिए मुझे ज्यादा है। और एक और प्रॉब्लम होता था मेरे साथ, मैं पहले मतलब थोड़ा पहले से ही जाके जल्दी जल्दी करने लग गई थी। और 1 आवर 10 मिनट्स में सब मतलब 100 क्वेश्चन कवर हो गया था। तो उसमें मुझे लगा कि पहले शायद बहुत जल्दी कर दी इसलिए कुछ कुछ इसमें गलत हो गया हो। 1 आवर्स में 10 मिनट से पूरा क्वेश्चन हो गया था? हाँ मतलब 100 क्वेश्चन एक बार देख लिए थे। फिर उसके उसमें ही 42 मैंने अटेम्प्ट किया। उसके बाद मतलब हॉल में भी बैठ के ही मुझे पता चला कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया। ऐसा भी हुआ है क्वेश्चन, मतलब जब मैं सेकेंड टाइम इसको देख रही हूँ। और मुझे लग रहा था ठीक है तो मतलब अगर मैं लास्ट उस दिन भी शायद मॉक दे लेती तो वो हैबिट थोड़ा ठीक रहता। बट लास्ट में तो मॉक तो बंद हो गया था। मतलब बहुत टेंशन में पड़ गई हॉल में। हम्म, पूजा, क्या रहा एक्सपीरियंस? मेरा तो वो हो गया कि फर्स्ट 20 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के सीधे आ गया था। बस कम्प्लीटली ब्लैंक थी, मतलब क्या क्या है इसमें। तो वो 20 अवॉइड करके लास्ट वाला फिर अटेम्प्ट कर रहे थे। तो फर्स्ट गो में तो पेपर काफी टफ लगा, मतलब लग रहा था कि क्या पूछ रहे हैं। उसके बाद अटेम्प्ट तो कर लिए। एक दो पॉलिटी के क्वेश्चंस तो स्टेटमेंट ठीक से नहीं पढ़ने से मेरे से गलती हो गई, मतलब एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ था, एक्सक्लूसिवली विद द लोकसभा। और वो एक्सक्लूसिवली वर्ड आई डोंट नो कैसे एग्जाम में मिस आउट हो गया। और जब चेक कर रहे थे मार्क्स तो दिखा मेरे को वो एक्सक्लूसिवली वहां लिखा हुआ है। दो क्वेश्चन तो वैसे गलत थे पॉलिटी के। और एक कितना दो सही हुआ गेस वर्क। पॉजिटिव में 10 में? अब वैसे स्पेसिफिकली काउंट नहीं किए, बट दो तो गलत थे। और तो सारे शायद सही थे। मेरे एनवायरनमेंट के गलत वो गेस वर्क सारे रॉन्ग हो एक रहे थे। तो तुम्हारे साथ ये गलत हो गया कि पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत आ गया, समथिंग वेयर कुड हैव स्कोर्ड अ लिटिल मोर, है ना? 10 क्वेश्चन Sorry? है, पॉलिटी से बहुत कम क्वेश्चन आया। कम क्वेश्चन, और इवन कोर ज्योग्राफी से क्वेश्चंस नहीं थे। इतना ज्योग्राफी ज्योग्राफी करके गए थे, कुछ क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चंस नहीं थे, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ गए। हम्म, और इकोनॉमिक्स में भी वो इकोनॉमिक्स, मतलब जो इकोनॉमिक्स पढ़ के गए थे उससे थोड़ा अलग सा था। नीर रीर आया वो सब ठीक था, बट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग वो सब नहीं आया था जनरली। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम? मतलब एक्सपेक्टिंग तो मतलब वही कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थोड़े जीडीपी इन्फ्लेशन ये सब से कभी कभी आ जाते हैं। तो था तो क्वेश्चन, जीडीपी इन्फ्लेशन दोनों से ही क्वेश्चन था, नेशनल अकाउंटिंग से क्वेश्चन था ही, हाउस होल्ड मतलब वो इनकम। कैपिटल फ्लाइट वगैरह वो कंफ्यूजिंग था। कैपिटल फ्लाइट में कंफ्यूजन क्यों था? इतना तो डिस्कशन हुआ है क्लास में उन सब शूज को लेके, रेगुलर डिस्कशन होता रहता है वो सब टॉपिक पे। और नेगेटिव कम करना चाहिए था वो सब तो। कितना निगेटिव हो गया? 26 27 अराउंड। 27 में? सबका वही देखता हूँ मैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर इन दैट रेंज। 30 के आसपास सबका गलत हो रहा है। दैट्स ह्यूज। थोड़ा थोड़ा सा शांति से अगर पेपर सॉल्व किया जाता ना, मुश्किल था बट स्टिल
ऐसा नहीं था कि अनसॉल्वेबल पेपर था। आर्ट एंड कल्चर हमेशा मुश्किल रहता है, मतलब उसमें ऐसा परेशान होने वाला कुछ था नहीं। इट इज नोन कि नहीं बनेगा, 4 क्वेश्चन आएगा उसमें से 2 नहीं बनेगा, 2 बनेगा, एंड स्टिल इस साल के 2 क्वेश्चन बनने लायक थे। संगम लिटरेचर वाला क्वेश्चन किया था सबने? प्रत्युष, संगम लिटरेचर वाला हुआ था क्वेश्चन? निकालने दो। नहीं सर, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया उसको। तो वो क्वेश्चन क्यों नहीं अटेम्प्ट हुआ? रामानुजम वाला जो क्वेश्चन है, अगर तुम लोगों ने वो सही हुआ है। रामानुजम वाला क्वेश्चन हुआ था तुम लोगों का सही? हाँ, मेरा सही हुआ है सर वो। कितना डिटेल डिस्कशन हमने किया है उसके ऊपर एनसीईआरटी क्लासेस में। नोट्स में देखोगे, नोट्स में भी लिखा हुआ है कैसे अद्वैत विशिष्ट अद्वैत कैसे आता है, किसका क्या फिलॉसफी है। अच्छा, मैं उसको सही मान रहा हूँ, लेकिन आप ये ले लॉजिक। हाँ डिवोशन वाला आंसर है। रामानुजम डिवोशनल स्कूल से थे पहले। पूरा क्रोनोलॉजी अपने को पता है ना, पहले अद्वैत आया, उसके बाद विशिष्ट अद्वैत आया जो कहता है कि डिवोशन इज एवरीथिंग। पहले बोलते हैं कि वो ज्ञान मार्ग ही थे, उसके बाद भक्ति मार्ग हो गए। तो आगे का द बेस्ट मींस ऑफ सैल्वेशन वाज डिवोशन। ए हाँ शुड बी द आंसर। हाँ हाँ हाँ। लॉजिकल मींस ना, लॉजिकल आर्गुमेंट्स। लॉजिकल नहीं है ना, लॉजिकल पहले वाले लोगों का था। लॉजिकल था शंकराचार्य का जो ज्ञान मार्गी है। रामानुजम बाद वाले हैं, वो विशिष्ट अद्वैत के हैं। अद्वैत के बाद जो आया विशिष्ट अद्वैत और द्वैताद्वैत वगैरह वगैरह, पूरा डिस्कशन है हमारा एनसीईआरटी क्लास के हाँ टाइम सर, इसके बेसिस पे तो किया, मेरा गलत हो गया ये। मैंने वो लगाया है, लॉजिकल आर्गुमेंट्स फॉर एसेंशियल मींस ऑफ द हाईएस्ट ब्लिस। तो वही मैं देख रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि नहीं सुने हुए। लेकिन यूपीएससी अब तुमको वैसे थोड़े ही क्वेश्चन फ्रेम करके दे देगा जैसा तुम पढ़ रहे हो। थोड़ा तो दिमाग वो भी लगा ही रहे हैं। सो वर्डिंग्स थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई है, अदरवाइज इफ यू अंडरस्टैंड द जीस्ट। इसीलिए तो हम इतना डिटेल में पढ़ते हैं, इतना एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, वो जीस्ट पता रहे। एंड इफ यू जस्ट कुड हैव रिमेंबर्ड द जीस्ट तो आंसर हो सकता था। वो क्वेश्चन में तुम लोग गलत करके आए हो तो फिर मैं उसी दोनों में कंफ्यूज था। मैंने मुझे लगा कि सी ही है, लॉजिकल आर्गुमेंट्स फॉर एसेंशियल। हमने इस पे कितना डिस्कशन किया था। लॉजिकल आर्गुमेंट्स को तो इन लोगों ने कैंसिल कर दिया कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड बाय लॉजिकल आर्गुमेंट, जो शंकराचार्य वगैरह कर रहे थे कि डिवोशन इज द ओनली पाथ। डिवोशन में लॉजिक का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। संगम लिटरेचर में हम लोगों ने इतना याद किया है कि ये वाला ये कास्ट था, साउथ में ये वाला ये कास्ट था। अब नाडूज कैसे डिवाइडेड थे, ऊट्स कैसे डिवाइडेड थे, उनको वरना सिस्टम पता था तभी तो ऐसा कास्ट था कि वहाँ पे अपर एंड लोअर डिवीजन चल रहा था। तो एग्जाम में दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर तुम यूपीएससी देने ये सोच के जा रहे हो कि विल गेट तो क्वेश्चंस दैट यू हैव रेड और ऐसा सब स्टेट लेवल का, या अभी तक ऐसे एग्जाम देने आए हो कि विल डायरेक्टली गेट समथिंग दैट यू हैव रेड और तुमको बस वहाँ मार्क करना है, तो वो भूल जाओ। एंड वैसा क्वेश्चन तुमको मॉक टेस्ट में भी नहीं मिलेगा, बिकॉज यूपीएससी कितना करोड़ों रुपए खर्च करके एक एक क्वेश्चन बना रहा है। दे हैव वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च टीम सिटिंग देयर। वो यूपीएससी के प्रिपरेशन के बारे में जितना टीचर्स और एस्पिरेंट्स जान रहे हैं उससे बहुत ज्यादा जान रहे हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। So do not expect them to give you straightforward direct questions। 2 4 10 आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया है।
लेकिन वो एक्सपेक्ट करके अगर जा रहे हो एग्जाम देने की जैसा मॉक पेपर है वैसा ही पेपर वहां भी आएगा। नहीं सर, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने तो अभी क्या बोलूं, मतलब एकदम ये तो फैक्चुअली मानेंगे ना इसको तो। कुछ क्वेश्चन जैसे जैन वाला क्वेश्चन, जैन लिटरेचर का क्वेश्चन है, नहीं पता है, कांट डू मच अबाउट इट। ठीक है, वो पता ही है, वो हर साल आता है एक बुद्धिज्म जैनिज्म का क्वेश्चन जो नहीं बनने वाला होता है। तो ज्योग्राफी में कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं थे, बट कन्वेंशनल क्वेश्चन आ कहाँ रहा है? हु वाज एक्सपेक्टिंग कन्वेंशनल क्वेश्चन इन ज्योग्राफी? कितना साल हो गए ज्योग्राफी में कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछे हुए? लास्ट क्वेश्चन किए हो ना, कब कब आता था ज्योग्राफी में कन्वेंशनल कन्वेंशनल क्वेश्चन? पिछले 3 साल 4 साल से तो नहीं आ रहा है कन्वेंशनल क्वेश्चन ज्योग्राफी में। ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो आता ही नहीं है। एक आध क्वेश्चन पिछले बार था शायद। तो नहीं मतलब वो जो बुद्धिस्ट वाला और ऐसे वाले क्वेश्चन अगर वो ऐसे पहले जैसे आए होते 1 और 2 वाले टाइप्स, तो शायद से कुछ एक्स्ट्रा कर हाँ, सकते थे। सकते क्योंकि एक तो पता था कि दूसरा वाला सही था कि दिग्नगा वाज बुद्धिस्ट, बट और उसका बाकी का तो कभी मतलब नाम नहीं सुना था मैंने, ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था उसके बारे में, तो ऐसा 2 वाला एलिमिनेट करके कुछ कर सकते थे। बट उसमें तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि 1 पेयर 2 पेयर, तो उसमें तो कोई चांस ही नहीं था। एक चीज जो अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहे हैं, दैट इज कि मिडाइवल्स से क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आ रहा है जो पहले नहीं आ रहा था, एंड दैट्स द ओनली बिग चेंज दैट आई कैन सी। वहां पे थोड़ा सा है, बाकी तो ऐसा ही पेपर आना ही था, अब इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हैं। खैर, तो सर किसका आंसर की सही रहेगा? अभी तक मैंने मिलाया नहीं है, बट मैं सोच रहा था आंसर वेट करूँ थोड़ा। आंसर की मैटर्स जब तुम 80 क्रॉस कर रहे हो तो वो फर्क पड़ता है किसी भी आंसर की का, कि चलो वो 5 नंबर 10 नंबर इधर उधर हो सकता है। इफ द नॉट क्रॉसिंग 80 फ्रॉम एनी आंसर की, तो फिर किसी से नहीं, फिर हो सकता है किसी से 5 नंबर ज्यादा ही आ जाए या 5 नंबर कम आ जाए। तो फर्क तो कुछ पड़ता नहीं, और इस साल वैसे बहुत सारे डिबेटेबल क्वेश्चन है नहीं, सब्जेक्टिविटी ज्यादा नहीं है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। कुछ कुछ जो क्वेश्चन है लगभग ठीक ठाक है, और 3 4 क्वेश्चन है जिसको लेकर डिबेट हो सकता है, अदरवाइज इट्स ओके। तो कोई सा भी फॉलो कर सकते हो, इनसाइट्स का देख लो, या मैंने तो भी वही वाला देखा है, मुझे ठीक ठाक ही लग रहा था। वो भी फनी वाली। ओके सर। और बताओ किशोर, क्या लगा? मेरे साथ तो नॉलेज वाला इशू पढ़ा ही नहीं था, इतना कुछ जो पढ़ा था वही करके आया। क्या क्या क्या, सॉरी। पढ़ा नहीं था ना सर मैंने इतना कुछ, ज्यादा जो जो पढ़ा था वही करके आया। हम्म। बाकी तो वही है कि सारे सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं, आप 4 सब्जेक्ट पढ़ के जाओ और प्री निकाल दो तो वो तो होना नहीं है। हम्म। एक चीज और देखा हूँ मैं कि तब ये थोड़ा सा तुम लोगों को लग रहा होगा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स ज्यादा है शायद, लेकिन एज फार एज आई कैन सी कि जो क्वेश्चंस है वो करंट अफेयर्स इन दैट सेंस करंट अफेयर्स नहीं है, बस वो कहीं भी करंट अफेयर्स का मतलब क्या है, जो कि पॉपुलर सोर्सेस है वहां मेंशन होना चाहिए, या तो न्यूज़पेपर में आ रहा है या
कहीं मैगजीन्स में, कहीं पीआईबी में कोई ना कोई तो उसको कवर कर रहा होगा, पर बहुत सारे ऐसे न्यूज हैं जो कहीं कवर ही नहीं हो रहे। सो नो मैटर तुम कितना टाइम देते करंट अफेयर्स पे, जो क्वेश्चंस नहीं बनने वाले थे आई डोंट थिंक वो सॉल्व होता। पोलर कोड कहीं मेंशन नहीं है, जस्ट ट्राई टू गूगल इट, पोलर कोड द हिंदू, पोलर कोड इंडियन एक्सप्रेस। जो आर्टिकल्स मिलते हैं वो सब 7-7 8-8 साल पुराने मिल रहे हैं, तो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं उसमें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इस बार क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे, और मुझे लगता है वही पॉलिटी में क्या क्या इस बार की, पॉलिटी वाला सेक्शन कम करके आईआर वाला सेक्शन थोड़ा इंक्रीज किया है। कुछ क्वेश्चंस किए जा सकते थे उसमें, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही रैंडम थे, ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस है अबाउट विच डू नॉट केयर मच, दैट हैज एडेड टू द डिफिकल्टी ऑफ दिस पेपर। अब वो है, वो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में यू कैन नेवर बी वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि अगर आप उस लेवल पे जाके सारे इंस्टीट्यूशन पढ़ने लगो, इट विल बी सो मच, इतना ज्यादा हो जाएगा कि फिर क्या तैयारी रह जाएगी। मतलब तो ऐसे ही होगा कि रैंडम कुछ भी मिल रहा है तो कुछ भी याद करते जाओ। मुश्किल था इन दैट सेंस। क्या लगता है क्या चेंज करना चाहिए पूजा इस बार? क्या कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना। आर्ट एंड कल्चर ऑलमोस्ट आई इग्नोर्ड कंप्लीटली, मतलब थोड़ा बहुत ही ऊपर ऊपर से देख के गए थे हम्म, तो वो लगा। एंड एनवायरनमेंट के साथ भी सेम चीज, एनवायरनमेंट ठीक से नहीं हुआ था, क्विक रिवीजन मॉड्यूल से ही ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत जो हुआ था, तो वो चीज एंड रिवीजन में जैसे और फिर क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, पॉलिटी के 2 क्वेश्चन आई रिग्रेट, मतलब वो पूरे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट ठीक से नहीं पढ़ने के चलते गलत हो गया। देखो आर्ट एंड कल्चर देखते हैं। कौन से आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट्स फ्रॉम है, हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम, कल 50 तक तो हमने किया था, पर 1991 ये क्वेश्चन किसका सही हुआ? क्या आंसर होना चाहिए इसका, बताओ। सिंपल सा लॉजिक है, अगर तुमको बहुत नहीं भी पता है, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट वी हैव कवर्ड इन आवर क्लास। क्या है ना रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट, किसी को याद है क्या होता है? हाँ, वो रिजर्व में जो ज्यादातर मतलब जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स थे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंड रेवेन्यू वाला पार्ट एंड पुलिस, आई थिंक सिर्फ जस्टिस को छोड़ के 2 3 4 क्या है। जब हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, वहां पे आई हैव टोल्ड यू अ स्टोरी कि व्हाई दे कम अप विद सच दिस प्रोविजन। किसी को याद है क्यों ऐसा किया था इन्होंने? ट्रांसपोर्ट और रिजर्व बनाने के पीछे लॉजिक क्या था? व्हाई ब्रिटिशर्स कम अप विद दिस बाइफर्केशन? लोग याद होगा मैंने बताया था कि 1919 में आया था फेमिन, जो अभी हमने खूब पढ़ा भी कि 1918-19 में बहुत बड़ा फेमिन आया, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फेमिन। उसके बाद सेंटर के पास पैसे नहीं थे, दे डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस फंड्स, तो ब्रिटिश कम अप विद एन काइंड ऑफ, क्या बोले इसको, ट्रिक। उन्होंने क्या किया कि जो भी सब्जेक्ट्स थे जहाँ पे कि पैसा खर्च करना पड़ता, वो सब उन्होंने स्टेट्स को दे दिया, और जहाँ पैसा नहीं खर्च करना है बट पावर है, वो उन्होंने अपने पास रखा।
तो यही था रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। जो सेंटर के पास रह गया वो रिजर्व रह गया, और जो सब्जेक्ट उन्होंने ट्रांसफर कर दिया स्टेट को वो ट्रांसफर सब्जेक्ट हो गया। अब अगर तुमको ये बैकग्राउंड स्टोरी पता हो तो, बाकी तुमको कुछ नहीं भी पता है, तो इफ यू विल थिंक लॉजिकली, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजर्व सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस वाज समथिंग, सेल्फ गवर्नमेंट नाम ही ऐसा सेल्फ गवर्नमेंट जो कि स्टेट्स को दे दिया जाए कि तुम भाई अपना रूल करो, अपना देख लो। So if you eliminate second, you will reach up to the answer which is, तुमको ऐसा रट के नहीं जाना था। एक क्वेश्चन तो हो सकता था just based upon what discussions we have, if you have read the things in context. मैंने उसी लॉजिक से देखा था, बट फिर भी मेरा गया। 52 is अगेन, ये कोई नहीं कर सकता, इसमें कुछ करने का अपने पास उपाय नहीं है। फानम एनसीईआरटीज में भी मुझे कहीं इसका मेंशन नहीं मिल रहा है, और जो देखता हूँ तो और शायद थोड़ी रिसर्च करने को मिले, बट यू कांट डू एनीथिंग इन अबाउट इट। पता है तो पता है, किसी को पता था क्या? इट्स क्वाइंस बाय द वे, अगर तो मतलब ऐसा वर्ड है जो नहीं पढ़ सकते, हाँ, बट ये पैटर्न है दैट वी नो। एनसीईआरटी पढ़ने के टाइम में भी मैंने हर बार ये पॉइंट आउट करता हूँ ना मैं, कि इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनका अपना वो करते चलना है। एंड ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, गदर पार्टी है, प्रोमिनेंट पार्ट है, करके तो जाना ही है, लेकिन ऑप्शंस ऐसे थे विच मेड इट वेरी डिफिकल्ट। रास बिहारी बोस एक तो पता था कि ये होगा, बाकी दोनों होगा या नहीं होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेस। ऑल अबाउट ऑल अपॉन योर गट्स, कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो नहीं करें, बिकॉज अब क्या पता तुमने चार नाम पढ़े और ये दो नाम भी ऐसे हो जो ज्यादा फेमस लोग नहीं रहे हो, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी। किसी ने किया इसको? थर्ड इज द आंसर, रासबिहारी बोस ही सिर्फ, क्या क्या था पूजा तुमने? थर्ड क्या था या कुछ और क्या था? सी को लगा फर्स्ट एंड लास्ट। थर्ड आंसर है सर। तो ये दोनों लोग एक्टिव नहीं थे। वीरेंद्र कुमार घोष तो कोलकाता में वो सब चल रहा था इनका, उसके क्या नाम है, अरविंदो घोष के भाई हैं शायद ये। और लोग बहुत लेसर नोन लोग हैं और इनके बारे में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। यूपीएससी हर बार एक आध क्वेश्चन ऐसा दे ही रहा है, एम चाहिए ऑलमोस्ट सिंस 2017। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो लेसर नोन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविस्ट का नाम हो, तो अगेन कुड नॉट हैव डन मच इनटू दिस। कुछ भी पढ़ के जाते, कितना भी पढ़ के जाते तुम, तो यहाँ पे बहुत कुछ कर पाने का स्कोप नहीं था। हाँ, सी राउट थ्री होना चाहिए। क्रिप्स मिशन किया है किसी ने? थोड़ा सा तो मुश्किल, बी। हाँ, बी किया है तो फिर ठीक है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल था करना। लाइक क्या लॉजिक लगाया पूजा, कैसे बी, हाउ डिड यू डिसाइड कि बी शुड बी द आंसर? वो फर्स्ट वाले में उन्होंने बोला था ना कि नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट, तो वो मेरे को थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग लगा कि प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेटेड मेंबर मतलब वो कैसे वो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो इसलिए आई एलिमिनेटेड दैट, और नीचे वाला तो सही था।
सर आई एलिमिनेटेड क्योंकि सर प्रिंसली स्टेट में से बलरामपुर राजा जो थे उनको पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1942 के बहुत पहले सॉरी उसमें किया था क्या बोलते हैं पार्लियामेंट अगर हम उसको कहें, तब वो ये बात हुई थी कि उससे रिलेटेड एक वो पढ़ा था मैंने कि उसी के बेसिस पे बोल रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डालेंगे, तो बट वो बाद में नहीं डाला था ऐसा कि उनका वहां पे कुछ बहुत यूटिलिटी नहीं हुआ, तो इसलिए प्रिंसली स्टेट्स से रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं रखेंगे इसमें। देखो अभी मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि वी कुड हैव एलिमिनेटेड इट। इट्स वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। Can a constituent assembly have members nominated by provincial assemblies? ये फोकस ना ये प्रिंसली स्टेट्स पे चला जा रहा है, पता नहीं स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। Just forget about this for a minute. Is this statement correct? Nominated by provincial assemblies? असेंबली से नॉमिनेट होकर मेंबर्स आने वाले थे या इलेक्ट होकर आने वाले थे? वहां तो वो अपने अपने कास्ट के लोगों को इलेक्ट कर रहे थे ना, तो अपने डेलीगेट हिसाब से वहां तो इलेक्ट होके आने का बात था ना। नॉमिनेट करना था प्रिंसली स्टेट्स को और प्रोविंशियल असेंबलीज को तो इलेक्ट करना था, है कि नहीं? आई थिंक अगर थोड़ा स्टेटमेंट को ध्यान से एग्जाम के टाइम में पढ़ा जाता, ये दोनों को ही नॉमिनेटेड कह रहे हैं, तो भी इसको आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता था इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग इनटू ऑल द डिबेट्स जो है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत सेंस कर नहीं रहा है कि कहना क्या चाह रहा है और कहाँ ये ट्रिक करना चाह रहा है, वो प्रॉब्लम यही है। लॉजिक गलत अगर आंसर सही हुआ है तो ठीक है। सो बी शुड बी द आंसर, बी आंसर है इसका। और द लेसन दैट वी कैन लर्न इज कि स्टेटमेंट को अगर बहुत ध्यान से पढ़ा जाए, थोड़ा ठंडा दिमाग रख के, तो आंसर क्या है सकता है। अभी भी ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको मतलब बहुत इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है पढ़ने का, क्योंकि ये टर्म्स मिलेंगे ही नहीं। किस किताब में ढूंढने जाओगे? मुझे कोई बताए कि मैं ये किताब से अगर पढ़ा होता आर्ट एंड कल्चर तो मैं क्वेश्चन कर लेता। पूजा करेगी ठीक से नहीं पढ़ेगा था, थोड़ा और डिटेल में तो पढ़ना चाहिए। सम बेसिक क्वेश्चंस एज वेल। ये अब यू कैन नॉट डू एनीथिंग इनटू दिस। तुम अब पूरा जाके जैन टेक्स्ट पढ़ो या जैन जो फॉलोअर्स भी होंगे वो भी पता नहीं ये सब बता पाए नहीं बता पाए। तो बट इज वे, क्या लगता है तुम लोगों को? कुछ कुछ ऐसा सोर्स है इसको पढ़ के जाने के बाद ये क्वेश्चन हो सकता था? क्या पूजा? आर्ट एंड कल्चर के बेसिक्स भी नहीं क्लियर है मेरे को, आई कांट से कि कहाँ मिलेगा ये। प्रत्युष कुछ आइडिया है? नहीं सर। मुझे भी आइडिया नहीं है, मतलब कहाँ से आ रहा है। एंड आई डोंट थिंक नितिन सिंघानिया पढ़ने से कोई बहुत फर्क पड़ने वाला था इस क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट हमने कितने क्वेश्चन देखे? दो क्वेश्चंस तो हम लोगों को सीधा सीधा दिख रहा है बडाइवर और एंसेंट से कि तुम कुछ भी सोर्स पढ़ के जा रहे हो, ये दो क्वेश्चंस नहीं होने वाले। इसका आंसर सर मे बी जो एंशियंट हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी होगी वो पिंदर सिंह या वहाँ कहीं पर दिया हो सकता है, तो जिसका ऑप्शन हिस्ट्री ऑप्शन वाले कह रहे हैं कि पता नहीं क्या पूछ रहा है भाई, तो दूसरों का क्या बताओ। हाँ। सो
अगेन यहाँ भी सेम है, आर्यदेव, दिगांगा और नाथमुनि। नाथमुनि का थोड़ा बहुत नाम सुना भी है इधर उधर, बट ऊपर वाले दो लोग ये कहाँ के हैं पता नहीं। और ऊपर से देयर इज नो ऑप्शन टू एलिमिनेट, कि आप कुछ बोल सकते हो कि अच्छा इसका ये हो गया तो इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है। सो अगेन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं कर सकते। कोई भी बुक, कोई भी सोर्स तुम बहुत पढ़ के जा रहे हो फिर भी। सर ये नाथ मुनि के एनसीईआरटी में दिगनगर सर पढ़ा है ना, शायद से किसी एक क्लास में लेक्चर में उनका नाम आया था, बुद्धिस्ट हैं वो। नाथमुनि वैष्णव स्कॉलर है, और ये ऊपर वाले दोनों बुद्धिस्ट है, सॉल्यूशंस में देखा मैंने तो। बट हाँ कोई ऐसा कंकरेंट सोर्स कवर नहीं करता है इनको, जहाँ से कि हम बहुत आइडिया तीनों के बारे में ले सकते थे। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर सकते। मतलब इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने गोइंग टू रीड सम बुक्स, तो दैट्स वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि यूपीएससी फिर कुछ नया ढूंढ के निकालेगा। मंगोल इन्वेशन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया था, बट स्टिल आई फील कि दैट डिस्कशन वाज नॉट वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एनसीईआरटी के हिसाब से। ओल्ड एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली ये वाला लाइन मेंशन्ड है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मंगोल्स का इन्वेशन हुआ था एंड दे सीज्ड द सिटी फॉर सम टाइम। न्यू एनसीईआरटी में शायद नहीं मेंशन है ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और दे हैव डिटेल्ड डिस्कशन अराउंड कि क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने, क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, हाउ दे प्लान, हाउ दे वो, और हमने पूरा वो चार्ट वगैरह टेबल बना के कंपेयर भी किया है। टेबल एक्चुअली दिया हुआ ही है एनसीईआरटी में। स्टिल ये फैक्ट्स इस तरीके से नहीं हमने पढ़ा है। यहाँ पे बी आंसर्स है, सेकंड स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट आंसर। थोड़ा ध्यान से अगर पढ़ा जाता तो सॉल्व किया जा सकता था। जो स्टैंडर्ड सोर्सेस थे। वन एलिमिनेट हो जाता है ना इसमें, तो वन एलिमिनेट हो जाता है, हाँ हाँ। लेकिन उसके बाद दो बचते हैं जो कि या तो फिर इधर या उधर ऐसा है। तो अगेन इसको हम लोग मॉडरेट पे मान सकते हैं, बिकॉज वी कैन फाइंड दिस इन जो स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल्स एंड टेक्स्ट बुक्स है, वहां पे यू विल फाइंड डिस्कशंस अराउंड दिस। तो ये मॉडरेट काइंड में है। कुलाह दारन मीन सैयद इसका आंसर है, बट कोई भी स्टैंडर्ड सोर्सेस में एनसीईआरटी वगैरह में मेंशन नहीं है जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है। तो इट्स अगेन बिकम्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। किसने किया है? प्रत्युष कहीं मिला था ये वर्ड हिस्ट्री पढ़ते समय? नहीं सर, मिला भी होगा तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था सर। मैं तो पिछला वो जो क्वेश्चन है अलाउद्दीन वाला सर, उसमें सेकंड ऑप्शन में मतलब मैं बिसीज्ड का मीनिंग वहां पे कुछ और ही बैठ के समझ सोच रहा था, और उस वजह से उसको नहीं लगा रहा था कि, तो ये वाला क्वेश्चन तो नहीं किया सर मैंने, बिल्कुल ही छोड़ दिया। मतलब अभी भी नहीं याद है मुझे कि अगर मिला होगा कहीं तो। तो चलो, ये तो अगेन ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं मिलता है। अब तुम बहुत डिटेल से जाके पढ़ रहे हो। मेडाइवल से है कि मेडाइवल से कितने क्वेश्चंस आ गए, एक, दो, तीन, तीन क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे थे मिडाइवल हिस्ट्री से, जो मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता था। अब ये भी है, अब तुम इसको आर्ट एंड कल्चर मान लो, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना है क्वाइंस वगैरह के बारे में, पार्ट ऑफ दैट। अब फूल दहाना, ये इनका एक वो टोपी पहनते थे स्पेसिफिक टाइप का, उसको कहते हैं।
अगेन इफ यू कंसिडर इट अ पार्ट ऑफ ड्रेस एंड फैशन एंड ऑल, तो ये भी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो सकता है। स्टिल अभी तक फोकस ऑन आर्ट एंड कल्चर में बिल्डिंग्स वगैरह पे ही रहता था। सो इट्स डिफिकल्ट। ये क्वेश्चन देखो, डच आते हैं गजपति रूलर्स के पास, अल्फांसो डी बुकरकी बाजीपुर सुल्तान को कैप्चर, सल्तनत को कैप्चर करता है और ईस्ट इंडिया कंपनी विजयनगर एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव के साथ। फॉर मी इट वाज डिफिकल्ट। मुझे एग्जैक्ट अब थोड़ा सा मैंने उस तरीके से रिवाइज तो नहीं किया है, तुम लोग पढ़ रहे थे अभी ज्यादा अच्छे से, तो किया किसी ने इसको, क्या किए थे प्रैक्टिस? सर किसने? मैंने बी किया है सर इसमें, मैं बी और डी में कंफ्यूज था सर। बी तो सर क्योंकि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में किया था गोवा कैप्चर, और उस वक्त 1510 तक इधर मतलब इस एरिया में, डेक्कन के एरिया में मराठा उतने वो नहीं थे, तो बीजापुर पहले से था, तो वो गेस करके मैंने कि 1510 में हुआ था, तो वो टू तो करेक्ट है। तो उसके बाद सर ये तीसरा पॉइंट भी सही था कि वो मद्रास दिया था उन्होंने, मद्रास में, जिसकी वजह से बाद में वो सारा झगड़ा हुआ, और फिर वो कर्नाटिक वॉर्स बहुत बाद में जाके हुए। तो ये था तो, बट डी फर्स्ट का मैं उतना श्योर नहीं था, बट वहां पे लॉजिक थोड़ा गलत लगाया मैंने, बट किया ही। मुझे लगा कि 1608 में पहली बार बनाया था, बट वो 1608 में डच ने नहीं, इंग्लिश ने बनाया था। तो पूजा क्या सीखी, क्या किया? सेकंड बी, इसका आंसर बी ही है ना? हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट में ये जो गजपति रूलर्स के बारे में बोल रहे हैं, तो ये मतलब डच के साथ जब रिवाइज कर रहे थे तो लग नहीं रहा था कि उस टाइम पे ऐसा कुछ मेंशन था, तो आई एलिमिनेटेड ये फर्स्ट, और सेकंड और थर्ड तो सही था, ये तो याद था। फर्स्ट वाला वो रूलर जान लिया था। डच वाला थोड़ा ऐसे भी हो सकता था कि बाय द टाइम डच के में गजपति रूलर्स 17th सेंचुरी 17th सेंचुरी में आते हैं, 1600 कुछ में, और उससे पहले ये गजपति वाले लोग खत्म हो चुके हैं, इनका डायनेस्टी वगैरह ओवर हो चुका है, तो ये उस समय थे ही नहीं, तो ये क्या देते। तो गजपति रूलर्स का हमने पढ़ा था जब विजयनगर के साथ पढ़ रहे थे, ये उनकी लड़ाई चलती थी, वो ये खुद को गजपति बोलते थे, दूसरे थे उधर वाले हैदराबाद वाले वो खुद को अश्वपति बोलते थे, और ये लोग खुद को विजयनगर वाले नरपति बोलते थे। कौटिल्यंस अर्थशास्त्र, ये किसने किया है क्या? अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नहीं क्या? ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे क्या है देखो, अब तुम कहीं अर्थशास्त्र खोल के ऐसा नहीं पढ़ रहे हो, यू विल नॉट फाइंड दीज एक्सैक्ट स्टेटमेंट्स। तुम सोच रहे हो कि किसी बुक में तुमको ये लाइन में या लाइन वर्ड्स मिल गया होता, या मिल जाएगा, तुम थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे तो तुमको मिल जाएगा, तो वो नहीं होने वाला है। नो मैटर व्हाट यू आर रीडिंग, हाउ मेनी टाइम्स यू आर रीडिंग, ये इस तरीके से तुमको नहीं मिलने वाला। यूपीएससी विल ऑलवेज फाइंड सम वर्ड्स, लाइंस, तो या करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में भी नहीं था इतना डिटेल्स। लेकिन स्टिल दिस क्वेश्चन वाज डूएबल इफ यू अंडरस्टैंड द
logic behind Arthas, you understand the context in which it was written, if you understand the sentiments with which Arthas was written, if you understand the society of that period. अर्थशास्त्र के बारे में हमने देखा है कि कैसे एनसीईआरटी में जितना मेंशन है उसके हिसाब से हम क्या बना सकते हैं अपना ओपिनियन। तो लिखा है कि कैसे अगर वुमेन और मेन के बीच में डिवीजन होना चाहिए, अगर कोई वर्क प्लेस पे औरत से बात करता पकड़ा जाए या ऐसा कुछ करता हुआ पकड़ा जाए तो उसका हाथ काट दिया जाए या पनिशमेंट दिया जाए। ये सब डिस्कशन हमारे एनसीईआरटी में है ना। ये भी पता है कि दिस सोसाइटी वाज अ स्लेव सोसाइटी, यहाँ पे स्लेवरी अलाउड था, प्रैक्टिस होता था, कॉमन था स्लेवरी। तो अगर इस आइडिया के साथ जा रहे हो सोसाइटी और द बुक का जो वो है, ठीक है जुडिशियल पनिशमेंट हो सकता था स्लेव के लिए। हम लोग मूवीज वगैरह देखते हैं और हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस या हिस्ट्री के इंसिडेंट या रिलीजियस स्टोरेज इस तरीके के हैं कि स्लेव से कोई बच्चा होता है तो स्लेव बिकम्स फ्री एंड स्लेव इज ट्रीटेड एज the entitled legal, he gets the status of the master's son. तो किया जा सकता था मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है मैं अगर कर रहा होता पेपर तो आई कुड हैव गॉन विद द थर्ड। उस क्वेश्चन में मैं रिस्क ले सकता था। स्टिल इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तुम ज्यादा पढ़ के इसको सॉल्व कर सकते थे हिस्ट्री, बहुत मुश्किल। इसलिए मैंने एक्चुअली सोचा था कि नीचे के दो स्टेटमेंट देखकर इट वाज ऑब्वियस कि पहला वाला स्टेटमेंट तो मतलब है ही, क्योंकि अदरवाइज नीचे का तो होने का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर एक दोनों में से एक भी अगर करेक्ट है तो दूसरे का भी करेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है, मतलब 2 और 3 में। वो सोच के मैंने कर दिया था। कई बार वो सर उस तरीके का लॉजिक गलत भी हो सकता है, कुछ स्टिल करेक्ट। इकोनॉमी डिस्कस अभी नहीं करते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। ये इसके चलते और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया इसको करना, अदरवाइज किया है किसी ने इसको। एग्जाम में इसको करना मुश्किल होता है, बाहर बैठ के मैं देख रहा हूँ तो फिर अब लगता है कि नहीं नहीं आसान तो था, मतलब आंध्र प्रदेश एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन सही हमसे एक छोड़ के बाकी सब में टी होता है, तो नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। सर सी आंसर है इसका सही। हाँ ओनली थ्री। तो मुझे तो लाइक इन द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन आई सॉ आई वाज लाइक कि ऑल होना चाहिए, लेकिन ऑल फोर नहीं, आंध्र प्रदेश में नहीं होता है। तो मैंने गेस भी किया था, आंसर नहीं किया। आंध्र प्रदेश को छोड़ के बाकी 3 से मैंने मार्क करके रखा है, फिर भी नहीं आंसर किया। ये कैपिटल फ्लाइट वाला क्यों क्यों नहीं हो रहा था? पूजा बोल रही है कैपिटल फ्लाइट वगैरह पूछ रहा था, कैपिटल फ्लाइट में क्या दिक्कत है? सिर्फ ये वाला एक स्टेटमेंट तो तुमको डिकोड करना था। अगर तुमको ऊपर कर तो पहले तो ट्रिक है इसकी, तुमको अगर जो नहीं स्टेटमेंट समझ में आ रहा है तुमको उसके ऊपर नहीं फोकस करना है। इवन इफ यू कैन क्रैक वन, ट्राई टू क्रैक दैट वन स्टेटमेंट। आई थिंक ये वाला स्टेटमेंट क्रैक किया जा सकता है आसानी से कि डिवैल्यूएशन अगर होगा और तो इसके चलते करेंसी रिस्क कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। सिंपल अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा के सॉल्व करके देखते कि अगर कोई 100 रुपए लोन लेके आया हुआ है या $100 लोन लेकर आया है एंड $100 इज इक्वल टू
7 मतलब $1 इज इक्वल टू, मान लो कि या $1 मानो कि $1 लेकर आया है कोई क्रेडिट और 70 रुपए उसको वापस देने हैं। अगर डिवैल्यू हो जाता है करेंसी तो $1 विल बिकम इक्वल टू मान लो 80 रुपीज हो जाता है, तो उसको बाद में 80 रुपए वापस देना पड़ेगा। दिस इज करेंसी रिस्क। हमने डिस्कस किया है क्लास में, कई बार डिस्कस किया है। तो इसको 80 रुपए देना पड़ेगा। दिस इज रिस्क। तो डिवेल्युएशन इंक्रीजेज द करेंसी रिस्क। तो थर्ड एलिमिनेट अगर कर दें तो ऊपर का दो स्टेटमेंट ठीक हो जाता है। हम्म? घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के कि अरे ये क्या आ गया। एक्चुअली वो कैपिटल फ्लाइट टर्म पता नहीं क्यों एग्जाम में कंफ्यूजिंग लग गया मेरे को कि मतलब कैपिटल फ्लाइट से हम सही कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वही घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के कि ये क्या आ गया। कई बार ऐसा होगा कि छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में मेरा उम्मीद से ज्यादा सही हुआ है, डूबेबल लग रहा है। तो कई बार ऐसा यूपीएससी में होता है कि कुछ क्वेश्चंस देखने में बहुत मुश्किल होते हैं बट वो आसान होते हैं। यूपीएससी पर्पसली उस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करता है। ये कौन लोग क्लास छोड़कर भाग रहे हैं, इन लोगों का लिस्ट बना के रखो, कल से इन लोगों को एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो कई जो मुश्किल देखने से लगता है उसको देख के ऐसा एकदम से सरेंडर नहीं करना है कि अरे यार ये क्या आ गया, ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये तो कहीं देखा ही नहीं है। इफ यू जस्ट गिव इट सम टाइम, ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ मिल सकता है। खैर, या तो बस वही है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आरबीआई नहीं कंट्रोल करती है, प्राइवेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में दिखाता रहता है कि क्रिसिल ने रेटिंग इतना घटाया, उतना बढ़ाया। एक बार हम डिस्कस भी कर रहे थे, शायद मैंने तुमको इंसिडेंट भी बताया था कि द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड फेसबुक लाइव में। एक बार अरविंद सुब्रमण्यम से मैंने क्वेश्चन पूछा था यही वाला कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में ही क्वेश्चन था। इंडिया का रेटिंग सभी जानबूझकर खराब कर देते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। दैट आई आल्सो हैव डिस्कस्ड दिस थिंग, इसको याद होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर एलिमिनेट किया जाता तो दोस्त का आंसर खुद ही बन रहा था। और ये देख के फिर अगर कोई घबराता कि अरे ब्रिक वर्क रेटिंग तो कभी सुना ही नहीं है, आईसीआरए क्या होता है ये तो पता ही नहीं है, तो मुश्किल है। लेकिन वही कुछ लोग कह रहे हैं कि इलिमिनेशन टेक्निक इज डेड। पलक कल स्टेटस डाली थी, इलिमिनेशन टेक्निक इज डेड। इलिमिनेशन स्टिल वर्क्स एंड वर्क्स परफेक्टली, तुमको पता है। एलिमिनेट द फर्स्ट स्टेटमेंट यू विल गेट टू योर आंसर। इस बार तो मुझे लगता है कि ज्यादा ही क्वेश्चन और एलिमिनेशन से बन रहा है और काफी आसानी से बन रहा है। इस बार बहुत सारा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि एक हटाओ तो आंसर निकल जाता है। पिछले साल तो इससे भी कम था। कितने हो गए अभी तक के हमारे डिस्कशन में, कितने हो गए? ये एलिमिनेशन से बन रहा है, ये एलिमिनेशन से बन रहा है, यहाँ भी कुछ लोग वन एलिमिनेट अगर कर दे रहे हैं तो एटलीस्ट दे आर गेटिंग 50% राइट। यहाँ पे सीधा सीधा तुम वन एलिमिनेट कर रहे हो तो आंसर तुम्हारा मिल रहा है। यहाँ पे एक एलिमिनेट कर रहे हो तो आंसर मिल रहा है। इतने ही में तो वो 4-5 क्वेश्चन सिर्फ इफ यू कैन एलिमिनेट करेक्ट यू विल गेट द आंसर। यहाँ भी वही है, यू एलिमिनेट द फर्स्ट स्टेटमेंट। भी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, आई डोंट थिंक ये कोई मुश्किल क्वेश्चन था करना।
हाँ तो ये होता है, कोशिश कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जो ब्लंडर किया मैंने, वन एलिमिनेट करने के बाद भी ए लगाया है। दिस दिस हैज हैपेंड टू मी मेनी टाइम, थैंकफुली नॉट इन द एग्जाम बट इन मॉक्स। हम ए एलिमिनेट करके और ए आंसर लगा देते हैं, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। तुमको लग रहा है कि तुमने ऐसा किया, बट ऐसा बहुत लोगों के, पता नहीं और लोगों के साथ, मेरे साथ भी होता है, तो आई अज्यूम कि बहुत लोगों के साथ होता होगा। हम जो एलिमिनेट करते हैं उसी को आंसर मान लेते हो। तो इसलिए तो प्रीलिम्स, तो वन एलिमिनेट करो, बाकी तुमको अगर नहीं भी पता है तो यू विल गेट योर आंसर। तुम तो पक्का पता होगा, इसका यही पर्पस ही है बैंक, पब्लिक बैंक्स के लिए हायर ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था, अगर अब तुम लोगों के साथ शायद नहीं हुआ इकोनॉमिक्स में, तुम लोगों को मैंने वो सहारा वाला केस शायद बताया था कि कैसे सहारा वालों ने पहले लोगों को बेचा बॉन्ड और उसके बाद उसको बॉन्ड बेच के और कन्वर्ट कर दिया इक्विटी में। यस बैंक वाला जो केस था कि पहले उन लोगों को ऐसा इक्विटी बेच दिया है फिक्स डिपॉजिट के नाम पे। तो बोथ स्कैम्स वर अराउंड दिस कन्वर्टेबल बॉन्ड। बट स्टिल इसका सेकंड वाला स्टेटमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था कि इंडेक्सेशन, सॉरी नहीं, ये लोअर इंटरेस्ट रेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो ठीक है, आई विल कंसिडर इट कि थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ऑल्दो इट वाज नॉट कंप्लीटली अनलोड किया किसी ने इसका। मतलब ठीक है, ये होना चाहिए था, आसान क्वेश्चन था। संघाई और एमटीसीआर तो अच्छे से पता होगा सबको कि इस दोनों में तो इंडिया है ही। हमने न्यूज़पेपर क्लासेस के टाइम में भी इसको तो डिस्कशन किया है, फिर आता ही रहता है। आईआर के भी क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि चार ग्रुप्स हैं, उसमें से तीन में इंडिया पार्ट बन गया है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को छोड़ के, और उसमें चाइना के चलते एंट्री नहीं हो रही है। ये हो सकता था कुछ लोग कंफ्यूज होते, बट स्टिल व्हाट्स डूएबल। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इंडिया इनफैक्ट इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेकहोल्डर देयर, तीनों ही था। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो किसी को याद है ये हमने न्यूज़पेपर क्लास में कभी डिस्कस किया है? देयर वाज एन आर्टिकल, अगर तुम लोगों को याद होगा, इन विच इकोनॉमिक्स के ऊपर एक आर्टिकल था, और इट वाज कंपेयरिंग द जीडीपी टू एक्सटर्नल लोन, और वो साउथ एशियन कंट्रीज या ईस्ट एशियन कंट्रीज, वियतनाम, इंडोनेशिया और इंडिया का एक कंपैरिजन था कि कैसे वहां पे अभी भी बहुत सारा डेट है और वो लोग 100% से ज्यादा डेट लेकर बैठे हुए हैं, देयर इकोनॉमी इज मोर डेंजर। बहुत पुराना एक आर्टिकल है, किसी को याद है? पूजा वंशी। इसका आंसर तो सही हुआ था, बट ये नहीं याद आ रहा कि इससे ही था, मतलब न्यूज़पेपर से था, बट इतना था कि डिस्कशन तो हुआ है वियतनाम के ऊपर इस कॉन्टेक्स्ट में। प्रत्येश को याद आ रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में, एग्जैक्ट एग्जैक्ट इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं डिस्कस हुआ था, लेकिन वहां पे बहुत ऐसा डिस्कशन हो गया था दैट दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन डन। क्या, जैसे हमने डिस्कशन किया था कि वियतनाम की इकोनॉमी फास्ट ग्रोइंग है, ये तो किया जा सकता था। दूसरा, हमने लो लेबर कॉस्ट, स्टेबल एक्सचेंज रेट्स के बारे में डिस्कशन किया था। Sir, what the answer for this? Is it C? हाँ, सी आंसर होगा। बांग्लादेश और वियतनाम का था कोई आर्टिकल, हाँ शायद
बांग्लादेश उसमें था या नहीं था, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के जीडीपी का और ट्रेड डेफिसिट, सॉरी एक्सटर्नल लोन्स का एक आर्टिकल था, अगर तुम अपना इकोनॉमी का नोट्स वगैरह चेक करो तो यू विल फाइंड इट। प्रत्युष करे कि नहीं था, बट डिस्कशन किया था बांग्लादेश पे। मुझे तो लग रहा है मतलब काफी टाइम, मतलब काफी बार डिस्कशन हुआ है, बट थोड़ा थोड़ा करके कहीं पे कुछ कुछ मतलब इंफॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। एंड मुझे लगा कि क्वेश्चंस पढ़ के जो ऑप्शंस है उसको देखकर भी एक मतलब गेस किया जा सकता है, हाँ, और हाँ, थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन है उसको मिला के तो मेरा ऐसे सही हुआ है ये वाला। ठीक है। तो ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए देखो, ये कितना कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन जस्ट द वे यूपीएससी हैज फ्रेम्ड इट हैज मेड इट डिफिकल्ट। किया है किसी ने इसको? तो सर आरबीआई फर्स्ट टाइम आंसर आस्क होना चाहिए ना सर। आरबीआई। हाँ ये तो सही है। मनुष्य, हाँ बोलो पुष्पिता। हाँ ये तो हुआ है मेरा ठीक। ठीक हो? मैंने तो वही एकदम से इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग देखकर ही आरबीआई लगा दिया। बस मतलब वही था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो आरबीआई की ही ड्यूटी है सोली, और तो कुछ है नहीं। लेकिन अब वही इसमें थोड़ा सा मेंटेनिंग द प्राइस इन स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह जोड़ के प्राइस स्टेबिलिटी जोड़ के कंफ्यूज कर दिया है, नहीं तो अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। एनएफटीज के बारे में हमने डिस्कशन किया है क्लास में थोड़ा बहुत, आई होप, न्यूज़पेपर्स पर। और इस पूजा तो कह रहे हैं कि हाँ किया है ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ना डिबेटेबल बनाया है, बिकॉज मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से दे डू नॉट रिप्रेजेंट फिजिकल एसेट्स। और तुम लोग सुन रहे हो कि मंकी की पोस्टिंग इतने करोड़ में बिक गई, इतने बिलियन डॉलर्स में बिक गई। सो एनएफटीज डिजिटल एसेट्स का टोकनाइजेशन है, इट्स नॉट कि कोई लैंड या बिल्डिंग का कोड ट्रांसफर करके और उसको भेजा जाता है। एज फार एज आई नो कि ऐसा नहीं है। Yes, sir. Same thing with the same thinking. I marked 2 and 3, but in the key they have given D 1, 2, and 3. But most of the uh, institutes are going with A as a correct option. Now I will wait for the UPSC's answer key. So on the basis of one like two experiences, I marked A. सर इन क्रिकेट सर आईसीसी रिसेंटली एनएफटी इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, और उसमें सचिन तेंदुलकर का बैट और ये सब जो है इसको रिप्रेजेंट किया एनएफटी के रूप में, और उसकी एनएफटीज आई हैं विच पीपल कैन बाय। तो वो सोच के कि इट इज अ रिप्रेजेंटेशन, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल एसेट, तो मैंने एक को करेक्ट सही सही माना। सही कर सकते थे। दूसरा एक हाँ, अभी तुम बोल रहे हो तो मुझे भी याद आ रहा है, लाइक वो फुटबॉल टीम्स में यूरोप में भी दे हैव स्टार्टेड सेलिंग टी शर्ट्स एंड ऑल, उसका राइट्स एनएफटीज के फॉर्म में। सो हो सकता था, स्टिल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था पहले। हाँ बट ये अब थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है ये भी गलत स्टेटमेंट लग रहा था, और इसीलिए इट हैज बिकम डिफिकल्ट फॉर मी टू मार्क एनीथिंग, क्योंकि तीसरा भी गलत लग रहा था मुझे, पहला भी गलत लग रहा था। तीसरा इज कि ये एक्सचेंज नहीं होता है, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये एनएफटी ऐसा सेलिंग एंड बाइंग नहीं है, इट्स लाइक पेंटिंग खरीदने जैसा है। तो थर्ड तो एलिमिनेट कर सकते थे कि इंडिपेंडेंट की क्या करके आए हो। अब ये भी काफी मुश्किल था, ऑल्दो
चारों जो प्लेसेस हैं वो काफी फेमस है, ये एक अच्छा बात था कि कोई ऐसा मतलब अननोन सा कोई रिजर्वायर नहीं दिया है, फेमस रिजर्वायर्स हैं सारे। एंड किया जा सकता था, मैथसन झारखंड में है और बाकी उसको छोड़ के ऑल अदर्स आर करेक्ट, बट स्टिल अगर नॉर्मल 1 2 2 3 रहता तो करना और ज्यादा आसान रहता है इसमें। ले ऑफ फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर्स, ये भी डायरेक्टली कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। इफ यू कैन हैव अ हंच यू कैन गो विथ लेबर ब्यूरो, नहीं तो मुश्किल था करना। ये क्वेश्चन भी ऑल दो फुल, लेबर ब्यूरो मतलब पढ़ा है ना? सॉरी। लेबर ब्यूरो तो हम लोग ने पढ़ा है शायद। हाँ, तो पढ़ा उसका पढ़ा तो है मतलब ऐसा कन्वेंशनल सोर्स में से करना मुश्किल था कि बुक्स वगैरह के बेसिस पे अगर कोई करना चाहे तो, या करंट अगर तुम्हारे पास है अंडरस्टैंडिंग करने की तो कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक अच्छा सोर्स है, अगर कोई इंडिया ईयर बुक करके जाए तो इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा सही करने के चांसेस रहते हैं, डिपार्टमेंट कौन किसके अंदर क्या आता है। बट सीसीओ हमने नहीं डिस्कस किया था क्लास वगैरह में, ऑल्दो कोल वगैरह का काफी चल रहा था इशू। इसको इसके आंसर्स को लेके ऐसे भी काफी डिबेट में देख रहा हूँ, सो दिस इज वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। कहीं पे सी दिखा रहे हैं, कहीं पे ए दिखा रहे हैं, तो ज्यादा नहीं कह सकता था। हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल पे, याद था तुम लोगों को? पूरा एक क्लास ही है अपना, डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल, मैंने स्पेशली पढ़ाया था कि बहुत कंफ्यूजन करता है, इसको कवर करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल होता है हमारा, एक पूरा स्पेशल क्लास है ना फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल पे, याद है किसी को कि क्लास क्लास है ये याद है? हाँ एकदम अलग से वो हुआ था, फिफ्थ एंड सिक्स को इसको डिफरेंशिएट। कह रहा है कि मैंने स्टार्टेड योर क्लास, हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये तो जानना ही चाहिए, हर बार आता ही है एक आध क्वेश्चन फिफ्थ सिक्स शेड्यूल से एज एक्सपेक्टेड, और ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आसान क्वेश्चन था, किया जा सकता था। अगर तुमको डिफरेंस पता होता फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल में तो बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते। ए इज द आंसर। यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे एलिमिनेशन ही काम कर रहा, तुमको तीनों चारों एलिमिनेट करना होता तब तुम ए पे आते, डायरेक्टली ए कोई नहीं टिक कर सकता, would have eliminated the other three options. A is the only which will remain. सर एक मॉक में भी था ना ये क्वेश्चन, या फिर मैंने कोई अलग मॉक, एक मॉक में क्वेश्चन था मेरा गलत हुआ था, तो फिर मैंने उसको फिर से बहुत डिटेल में पढ़ा था। बहुत कॉमन है। इंडियन सैनिटेशन कोलिशन, अगेन रिसेंट करंट अफेयर्स में मुझे तो नहीं लगता है कि पिछले एक साल में कहीं इसका ऐसा कोई मेंशन देखा है हमने न्यूज़पेपर वगैरह में, किसी ने देखा है क्या? कुछ ऐसा क्विज वगैरह में या दूसरे किसी कंपाइलेशन वगैरह में था ये पूजा? नहीं, जितना तो वहां पे याद है। नहीं, नहीं, वो याद आना अलग बात है, वाज इट देयर नहीं, इन? नहीं, मतलब आई कुडंट रिकॉल ये चीज, मतलब मेरा पढ़ा हुआ नहीं लग रहा था कि ऐसा कभी सुना भी है कि ऐसा कुछ कोलिजन है।
तो ठीक है, मुश्किल था, मतलब कितना करंट अफेयर्स करोगे कि क्वेश्चन सॉल्व करोगे पता नहीं, तो आई विल कंसिडर इट अ रैंडम क्वेश्चन। ये किया जा सकता था, तुम लोगों को तो खैर मैंने नहीं पढ़ाया, बट बाकी जो लोग इन्वायरमेंट कर रहे हैं स्पेसिफिकली क्लासेस में मैंने मेंशन किया है कि टैक्स वगैरह ठीक से देखने हैं, किसके अंदर कौन सी बॉडी आई है, उस हिसाब से हमने पढ़ा भी है और नोट्स में भी मेंशन होगा। तो 22 वालों को थोड़ा सा नुकसान हुआ है। सी इज द राइट आंसर, अगर कर रही हो गए तो ये होना चाहिए था क्वेश्चन। अगर इफ एनीबडी इज सीरियसली प्रिपेयरिंग तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड हैव नोन। हाँ, एक कंफ्यूजन हो सकता था कि अरे बोर्ड था कि अथॉरिटी था, ये पॉसिबल है, बट स्टिल आइडिया होना चाहिए था कि ये बॉडी बनी है इस टाइम। ये क्वेश्चन है बस, अगेन इसी के बारे में कह रहा था अभी, क्रेडेंशियल्स कमिटीज तरीके से पढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर इस इतना डेप्थ में जाके कोई पढ़ने लगे एक एक कमेटी को, तो यूनाइटेड नेशंस की इतनी सारी कमिटीज है एंड सब कहीं ना कहीं न्यूज में रहती है। दिस वाज इन न्यूज अबाउट अफगानिस्तान, तो एक दो रेफरेंस मिल रहा है कहीं द हिंदू में एक बार मेंशन है, एक बार इंडियन एक्सप्रेस के भी आर्टिकल में अराउंड अगस्त सितंबर के एक आर्टिकल में कुछ मेंशन इसका मिलता है। अदरवाइज अब ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, और उसके बाद उतना पता भी होता अगर पढ़ भी लेते तो इस तरीके से जो ऑप्शंस हैं दिस नॉट गिव अस टू मच। पूजा हुआ था क्या कुछ तुम्हारा आईआर, कुछ फायदा हुआ पढ़ने का? नहीं, ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं किए थे। ठीक है, अगेन ये पोलर कोड जो लेट लाइक द हिंदू में मिलता है, रेफरेंस लास्ट 2012-13 अराउंड का मिलता है, रिसेंट कोई कुछ है नहीं, और ऑप्शंस भी कुछ ज्यादा ऐसा रिवील नहीं करते हैं, तो नॉट हैव डन एनीथिंग मच। नहीं कि बहुत करंट अफेयर्स पढ़ने से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ये क्वेश्चन यूएनजीए काफी डिस्कशन में रहा है, हमने आईआर वगैरह में भी डिस्कस किया है, क्लासेस वगैरह में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, बट स्टिल इतने डेप्थ में जाके परमानेंट ऑब्जर्वर्स और वगैरह वगैरह करना थोड़ा मुश्किल था। हाँ, लेकिन अगर कोई रिस्क लेके थोड़ा फीलिंग से हिसाब से करना चाहे तो तीनों स्टेटमेंट इसके सही है। हाँ, वैसे इतना तो पता है कि यूएनजीए सबसे बड़ा असेंबली है, सबसे बड़ा ग्रुप है, सबको एक वोट होता है, ये सब चीजें तो हमने डिस्कस की हैं क्लास में। तो टी बोर्ड वाला हमने डिस्कस किया था क्लास में, अगर किसी को याद होगा, एंड वी हैड दिस डिस्कशन। आई टोल्ड यू सम स्टोरीज अराउंड दिस कि इसका ऑफिस कोलकाता में है। किसी को याद आया था क्या क्लास के टाइम में? तो हमने हमारा हमने क्लास में डिस्कस किया था इसको। हम्म। हाँ, ये डिस्कशन हुआ था ना कि करंट अफेयर्स में भी सही। तो थर्ड ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर देते तो थोड़ा आसान हो जाता है करना। स्टिल फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स वर लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। मैंने भी वही किया था, ये मतलब बैंगलोर नहीं होगा ये पता था, वही सोच के स्टार्ट किया। तो हम, हाँ मुझे याद आ रहा है सर, हमने इसको डिस्कशन किया था, कोई आईएएस ऑफिसर कुछ यूपीएससी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन था, वही हम कर रहे थे कि आईएएस ऑफिसर इसके हेड बनता है, और बस कुछ डिस्कशन शायद न्यूज़पेपर में ही कुछ दिख रहा था। ठीक है, 50-50 था, रिस्क लिया जा सकता था। ये तो प्योर है वही कि तुम्हारे पास अप्लाइड नॉलेज है तो तुम एक करो, तुमको अगर वाइट वॉशिंग पता है तो यू गो विथ ग्रीन वॉशिंग एंड यू डू ए, अदरवाइज और कुछ नहीं।
तो देखो प्रत्युष, ये वाला गलत हुआ ना, इसलिए मैंने जिक्र किया भी होगा कभी जरूर कि इंडिया ईयर बुक का जो स्टार्टिंग का जो चैप्टर है ना, फर्स्ट वाला, जिसमें डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उनकी सब बॉडीज है, उसको एक बार पढ़ लेने से क्या होता है ना कि इस तरीके के क्वेश्चंस गलत होने के कम चांसेस रहते हैं, बिकॉज यू नो कि किसके अंदर कितनी बॉडीज हैं। तो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर इंडिया ईयर बुक आता है, उसका कर लेना चाहिए, तो वहां से ये आइडिया रहता है कि नहीं भाई, ये तो एग्रीकल्चर में तो ये बॉडीज है ही नहीं है, इसकी तो ये सारी बॉडीज है। तो किया जा सकता था। ग्रीन वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग क्या होता है, किसी को आइडिया है व्हाट इज व्हाइट व्हाइट वॉशिंग? व्हाइट वॉशिंग क्या होता है? नहीं पता? पूजा, व्हाइट वॉशिंग? अरे प्रत्युष, हाँ चूना लगाना, व्हाइट वॉशिंग मतलब क्या बोलते हैं कि कुछ खराब चल रहा हो और उसको व्हाइट वॉश करके सब ऊपर से ठीक ठाक कर दे, टिप टॉप बना दे, अंदर सब खराब हो, व्हाइट डू नॉट लाइक इट वाज व्हाइट वॉशिंग। अगर इंग्लिश पढ़ रहे होगे तो ये सब कॉमन फ्रेजेस है इंग्लिश के। व्हाइट वॉशिंग करना मतलब सच को छुपाने की कोशिश करना। तो इफ you'd have known this context, तो ग्रीन वॉशिंग करना आसान था। conveying a false impression that companies products are eco-friendly and environmentally sound। पूजा करे कि मुझे लगा इकोनॉमिक्स में है कुछ। ये मतलब प्रीलिम्स इज वेरी मच अबाउट नॉलेज तो है ही, नो मैटर व्हाट। ऐसा नहीं है कि तुम किताब नहीं पढ़ोगे और जाओगे और वहां सॉल्व कर लोगे, बट इट इज ऑल्सो अ लॉट अबाउट हाउ मच प्रेजेंट यू आर। हाई क्लाउड्स और लो क्लाउड्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं मानूंगा इसको, बिकॉज ऑफ द वे इट हैज बीन वर्डेड, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें पूछ रहा है। ऑल्दो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, उसके इसलिए भी और मुश्किल हो गया कि दोनों रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया है, तो थोड़ा और भी एक बार डाउट होता है कि अरे ये सही में दोनों, मतलब मुझे इतना आता है क्या कि यूपीएससी के दोनों स्टेटमेंट्स को मैं गलत कर दूंगा। तो अगर सोलर हीट बजट जो हम देख रहे थे, तो वहां पे हमने थोड़ा बहुत देखा है कि कैसे कुछ क्लाउड्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ रिलीज हो जाते हैं, तो ठीक है, देखेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे। अब ये तो पता नहीं क्या सोच के पूछा है, क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका। आई कुड नॉट फाइंड एनी मेंशन ऑफ दिस इन द न्यूज़पेपर।
एक हमने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था यूके वाला, माइग्रेशन वाला, कि यूके वालों ने यूथोपिया वालों से डील किया है कि वो उधर भेजेंगे, अगर तुम लोगों को आर्टिकल याद आ रहा होगा तो। याद आ रहा है? यूके अपना जो उसके पास माइग्रेंट्स है उसको वो भेज रहा है ना, यूथोपिया नहीं, सॉरी, युगांडा भेजने का प्लान है ना उसका। रिसेंट पढ़ा है हम लोगों ने। याद देखिए उनका को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। सो उस कॉन्टेक्स्ट में सर मुझे एक रिसेंट जो कॉन्टेक्स्ट दिखता है वो वही दिख रहा है, अदरवाइज आई कैन नॉट फाइंड एनी कनेक्शंस। हाँ, नीचे पर डिस्कशन में हुआ था, लेकिन अब स्पेसिफिकली लोकेशंस याद करना, अगर उस टाइम में मुझे लगता है कि शायद कुछ मेंशंस थे, कुछ रिफ्यूजी कैंप्स इन साउथ अफ्रीका एंड ऑल, सॉरी अफ्रीका एंड ऑल। लेकिन फिर भी मुश्किल क्वेश्चन था, कर रहे होते तो। ये तो भाई मैंने पहली बार सुना है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट दिस इज समथिंग दैट आई हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे। इन जैसे वो रियल सेक्टर है वैसे ये तुर्किक स्टेट्स, इससे पहले कभी नहीं सुना था मैंने। आंसर क्या है सर इसका? मैं तो सी मार्क किया है। तो सी तुमने क्या, अजरबैजान एंड रोमानिया देखना पड़ेगा। उज्बेकिस्तान तो एक एलिमिनेट हो जा रहा है, हो जाना चाहिए। उज्बेकिस्तान तो नहीं होगा ना, क्योंकि तुर्किक स्टेट्स है, तुर्की से बहुत दूर है, तो सी तो शायद एलिमिनेट हो जाना चाहिए। आई डोंट नो, मेरे हिसाब से शायद देखना पड़ेगा एक बार आंसर किया। मैंने सर इस Sir, बेस I पे marked किया as कि B. हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो प्रत्युष? सर मैंने इस बेस पे किया, अभी आर्मेनिया अजरबैजान का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, हाँ हाँ। सो आर्मेनिया लाइक जो तुर्की, वो तुर्की का वो है इमीडिएट नेबर है, बट स्टिल टर्की वाज सपोर्टिंग मोर टुवर्ड्स अजरबैजान। तो आर्मेनिया नहीं होगा, मैंने ये सोचा कि आर्मेनिया नहीं होगा। एंड क्रोएशिया तो मतलब बहुत उधर है, तुर्की से काफी दूर है। तो 1 गया, 3 गया, बचता था सी। तो ये सोच के सीमा किया है। तो मैं तो सीधा इसको लीव ही करता, बिकॉज मेरे लिए दिस वाज अ वेरी न्यू थिंग। अगर सुना तो मैंने भी नहीं था, बट वो 50-50 कर रहा था तो। और किया किसी ने? ये तो बहुत ही मजेदार सवाल है। मैं हमेशा न्यूज़पेपर डिस्कशन के टाइम में भी मैंने शायद कभी डिस्कस किया था कि हर दिन तो ये नया पार्क इनॉग्रेट करते हैं, और बीजेपी वाले तो हर नया इनॉग्रेशन को ही बोलते हैं कि लार्जेस्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट इन इंडिया। तो किसको लार्जेस्ट माना जाए भाई, ये तो बहुत कंफ्यूज करते रहते हो। Sir, as far as I know, third option is wrong. It's not in Goa. It's in AP, Andhra Pradesh में largest floating solar plant है. हम्म। And Kerala, this second statement is in the newspaper today. केरला में इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका सोलर आंसर पावर ठीक है, इंटरनेशनल। बाकी दोनों हाँ गलत है आंसर, बट स्टिल मतलब मेरे लिए थोड़ा सा करना मुश्किल होता है एग्जाम के टाइम में। तो गुजरात में था ना सर लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया पहले? हाँ था, लेकिन फिर वहाँ नहीं था तो वहां पे तो ये लिखा हुआ था कि सोलर प्रोजेक्ट था, लेकिन उन्होंने अभी रिसेंट कुछ और नया इनॉग्रेट कर दिया। इट इज सेकंड वाले का तो मैं वो था, मुझे आइडिया था क्योंकि उस पे एक आर्टिकल आया था कि वो सस्टेनेबिलिटी पे, तो वो था आया उसमें। वो शायद से कोच्चि है या फिर कोई एक दूसरा है जहाँ पे वो कम्प्लीटली सोलर पावर्ड वो बनाया है वहाँ पे। तो मुझे लगा गुजरात में था तो सही होगा ये। वन वन मार्क किया, गलत है वो। किशोर हंस रहा है था। तो मतलब ये इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम है कि you have read it 1 month before and next month some new thing they will inaugurate, और नेक्स्ट मंथ कुछ और आ जाए तो मुश्किल है थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में करना। अनक्लोज, ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, अगर तुम लोगों को याद होगा तो पूरा चार्ट वार्ट बना के कि कितने दूर पे किसको पकड़ेंगे, क्या होगा क्या होगा। वो यूएस अपना एक शिप लेके आ गया था इंडिया के कोस्ट के नजदीक में, और उस टाइम पे हमने राइट टू इनोसेंट पैसेज पे डिस्कशन किया था। तो आई थिंक अगर किसी को कॉन्टेक्स्ट भी याद होगा, क्वेश्चन मतलब
बहुत फैक्चुअल नहीं था, अगर डिस्कशन याद होगा तो दिस कुड हैव बीन डन। किया है किसी ने? क्या मैंने किया सर, डी मार्क किया मैंने। डी है सही आंसर। Yes, sir. D. D. Even I marked D. सर आपने पढ़ाया भी था, और एक बहुत ही अच्छा वीडियो भी आपने शेयर किया था, अगर आपको याद हो तो। एक बहुत ही फेमस सर हैं जो पढ़ा रहे थे, ई जी को एस ई जी का सब कुछ पढ़ा रहे थे, ई का। हाँ, तो उनको भी थैंक्स है। गलत पढ़ा के भी सही हो गया, चलो। जाकर के मॉक में भी था, चलो मॉक में भी था, बट सेनकाकू आइलैंड अगेन हो सकता था, काफी चर्चा में रहता है हमेशा, तो दैट्स वाज वन व्हिच वाज रिमेम्बर्ड। और आईआर के क्लास के भी टाइम में हमने इस पर डिस्कस किया है, तो क्या हो सकता है। तो अगेन ये क्वेश्चन फिर से, लाइक, मैं ये नहीं कर पा रहा था तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि आई कंसिडर माई सेल्फ कि ठीक है, मुझे वर्ल्ड अफेयर्स थोड़ा पता रहता है एंड टुक इंटरेस्ट इन दैट वगैरह वगैरह, लोकेशन वगैरह, बट स्टिल दो तो कंफर्म था। हमने काफी डिस्कशन किया है लेबनान वगैरह के बारे में, तो मैंने वीडियोस वगैरह भी तुम लोगों को शेयर किए थे, एंड वी कीप डिस्कसिंग अबाउट लेबनान की कैसे वो राइवलरी चल रही है and बहुत इकोनॉमिक डिप्रेशन में है, हमने डिस्कस किया है। ट्यूनीशिया वाला भी डिस्कशन किया था हमने अबाउट कि फीमेल प्राइम मिनिस्टर उसने अपॉइंट किया वहाँ के प्रेसिडेंट ने, सो दैट्स व्हाई दिस वाज इन न्यूज़। तो ये दोनों तो न्यूज़पेपर में था। अब ये दोनों जो ऑप्शंस है, गिनी का भी था, वो प्रेसिडेंट को इन्होंने अरेस्ट कर लिया था, अगर तुम लोगों को याद होगा तो। सो उस कॉन्टेक्स्ट में दिस वाज आल्सो इन न्यूज़। सैड में मिलिट्री बेस है कि नहीं है, दिस वाज कंफ्यूजिंग। जिबौती में किया है उन्होंने ये तो पता है, लेकिन चैड में नहीं है ये कंफर्म हो पाना बहुत मुश्किल, एटलीस्ट फॉर मी, कि आउटराइटली मैं बोल दूं कि नहीं नहीं यहाँ तो नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल था। ऑल्दो कुछ लॉजिक लगाया जाता आउटसाइड, मतलब एग्जाम से बाहर बैठ के आई कैन गिव ऑन दैट ज्ञान कि भाई चैड तो उधर लैंड ऑफ कंट्री है, और मैप वर्किंग के टाइम में हमने किया भी है कि इधर 5 सीज, याद है किसी को अफ्रीका में 5 सीज है? अफ्रीका वाला मैप जब हमने किया था तो सतीश कुछ पता, वंशी हाँ, तो तुझे? वो नाइजीरिया के बगल में है चैड, है ना? नाइजीरिया तो, और सूडान, वो क्या साउथ सूडान है, नॉर्थ सूडान, नॉर्थ सूडान के बीच में है वो, बिल्कुल सेंटर में चैड। 5 सीज है यहाँ पे, 5 सीज है, 5 सी, सी नाम से 5 कंट्रीज यहाँ पे है बीच में अफ्रीका में। वो नहीं याद आ रहा है सर। पूजा को याद आ रहा है, एमएनसी से याद है, तो ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ, उसी से याद है मुझे भी। वो माली है, नाइजीरिया नहीं, नाइजर है और चैड है, और उसके बगल में साउथ सुडान है, उसके बगल में मतलब कुछ भी, तो फिर वो सी आ जाता है, फिर उसके नीचे मूव करेंगे। 5 सी, हाँ आपने कॉन्सेप्ट बताया था, बट वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फिर भी स्टिल मतलब थोड़ा सा मुश्किल था ये करना, फॉर मी इट वाज डिफिकल्ट। 3 तो पढ़ा हुआ था, चौथा इसको एलिमिनेट कैसे करें, ना कैसे बोल दे, हो सकता है बना दिया हो। तो आंसर क्या है सर इसका? सी मार्क किया मैंने। हाँ, सी इज द राइट आंसर। इसमें से गलत कौन सा है? वो पहला सिटी वाला, वाला पहले ना, वाला, नीली पहला वाला। वाला गलत है, बाकी तीनों सही। अच्छा, पहला वाला। हाँ, दिस वाज समथिंग व्हिच आई थिंक सॉल्वेबल ज्यादा नहीं था, बट कुछ लोग अगर इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे होंगे कि आईआर में जो आता है वर्ल्ड अफेयर्स वाले पेज पे उसको लोकेट करते जाओ, तो किया जा सकता था। स्टिल पूजा कुछ फायदा हुआ करंट रील्स देखने का? किसी ने लोकेशंस कवर किए थे ये? नहीं, लोकेशंस तो नहीं, वो लोग ज्यादा स्टैटिक और जो नॉर्मल विजन के मैगजीन में वही सारी चीजें बता रहे थे। हम्म,
कुछ फायदा हुआ कि नहीं तुम्हारा रील्स वाला वगैरह का? कुछ क्वेश्चन आए उधर से? वही इकोनॉमिक्स का जो नॉर्मल सारे मॉक में क्वेश्चंस अटके वही वाले आए थे, ऐसे कुछ खास नहीं वहां से। अह, इसमें मुझे मतलब एक पता था कि वो गलत है। वो सर हमारा डिस्कशन हुआ था, मतलब क्लास में ये डिस्कशन हुआ था जब स्पेन को डिस्कस किया था कि जैसे कनाडा में वो क्यूबेक अलग करना चाहते हैं, स्पेन में कैटेलोनिया वो रीजन है जिनका लैंग्वेज अलग है और वो लोग अलग होना चाहते हैं। तो वो तो स्पेन में कैटेलोनिया रीजन है हाँ हाँ हाँ। स्पेन में। तो वो पता था कि एक तो गलत है, लेकिन अब वही पुराना वाला क्वेश्चन मॉडल होता तो कुछ करते हैं। हाँ। इसमें तो आइडिया ही नहीं था बिल्कुल, और बाकी का मुझे। पुराना मॉडल रहता तो उतने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता कि कैटलोनिया तो स्पेन में है, तो ये दो स्टेटमेंट्स गलत हो जाते हैं और फिर इस दोनों का कुछ ना कुछ मिल जाता। बट वैसा कुछ हो सकता था उसमें, बट वही। इंडियन लॉज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। नहीं कह रही है कि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछते मुझसे कि ये नाम किसके हैं तो भी मुझसे नहीं होता। कोई बैक्टीरिया फंगस का भी नाम हो सकता था। नहीं वो मतलब बहुत वो क्यूबिकवाज और उनके वो जो इश्यूज थे हमने वो डिस्कस हाँ किए थे हाँ ना। हाँ। तो उसमें कैटेलोनिया और ये ये सब तो डिस्कस किया। डिस्कस किया था हमने। हाँ, तो उसमें कैटेलोनिया भी था और ये सब था। एनसीईआरटीज में भी इवन मेंशन्ड है कैटलोनिया का। जब हम लोग फेडरलिज्म पढ़ते हैं उसमें, 12th क्लास वाले में। वाइल्ड लाइफ, इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। अब ये भी देखो, ऐसा था कि यू हैव टू यूज योर कॉमन नॉलेज, और ज्यादा कुछ इसमें नहीं किया जा सकता था। थर्ड स्टेटमेंट वाज रॉन्ग एंड फर्स्ट वर करेक्ट। किया है किसी ने? नहीं, मुश्किल था करना एग्जाम में, पूजा ने किया है। बट ये क्वेश्चन, कल्टीवेटर्स ऑफ फंगी, हमने एनवायरनमेंट में ये एग्जांपल स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं किया है। बट एनवायरनमेंट जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने स्पेसिफिकली ये बोला भी है कि, या फिर पीएमपी के डिस्कशंस वगैरह में, कि यू शुड ट्राई टू रीड मोर एग्जांपल्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्पेसीज, कि कहाँ म्यूचुअलिज्म चल रहा है, कहाँ कंपटीशन है, कहाँ क्या है, क्योंकि एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। मैंने बोला था, याद आ रहा है किसी को? बोला था, ये याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? कि try to focus on more examples on these kind of thing। ठीक है, तो एंड आंसर है, बट इट्स स्टिल करना मुश्किल था। ये बहुत कॉमन एग्जांपल नहीं है, जनरली देखने को नहीं मिलता है, तो रॉक एडिक्स। तो ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो आई हैव अवॉइडेड मेमोराइजिंग दिस फॉर वेरी लॉन्ग। मतलब लूसेंट पढ़ोगे तो उसमें पूरा, ऐसा कोई बीपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहा है, दे कैन टेल यू ऑल द रॉक इंडेक्स इन ग्रेट डिटेल, कौन कहाँ है, किस पे क्या लिखा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। यूपी बीपीएससी वाले ऐसे ही पूछते हैं कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ 14th रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। सो इट्स इजियर फॉर देम टू डू दिस, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। सो
कुछ नहीं कर सकते। ऑप्शंस थे तो अच्छा होता, ये पेयर्स करके और गड़बड़ हो गया। एक तो अदरवाइज मतलब नाम पढ़ के भी थोड़ा गेस किया जा सकता है कि हाँ कौन से रीजन में है। वही सबका वही धौली पता है, बाकी पता करना थोड़ा मुश्किल था। ये भी वैसा ही था। एनसीईआरटी में मेंशन है थोड़ा नाग भट्ट के बारे में, और भोज इज अ फेमस किंग, बट अगेन ये दोनों के बारे में पता करना थोड़ा मुश्किल है। और तो इसमें भोज वाला तो रॉन्ग है ना सर, भोज नॉट राष्ट्रकूट है, वो तो परमार थे ना। भोज परमार है, तो गलत है। अब वो जय शक्ति भी परमार है कि नहीं वो पता नहीं था तो। ये दोनों चंदेल है। अच्छा। ये तो करना चाहिए था सबको क्लास में, संगम लिटरेचर। ये वॉरियर एथिक ये तो पहले एलिमिनेट हो जाता, क्योंकि लव एंड वॉर इज द टू मेन थीम। ये तो हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं कि लव एंड वॉर इज द टू मेन थीम्स ऑफ संगम लिटरेचर। एनसीईआरटी में मेंशन करता है इस लाइन को तो सीधा सीधा। मटेरियल कल्चर के बारे में तो बहुत कुछ जानने को मिलता है, बिकॉज संगम लिटरेचर इज द प्राइमरी सोर्स टू नो अबाउट द मटेरियल कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। तो डिवाइड कैसे होगा ये, वही तो सोर्स है अपने पास। तो दिस इज गॉन। मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल, इसको और इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर होना चाहिए तो हो भी सकता था, बट अगेन दिस वाज एंशिएंट इंडिया, जहाँ पे कि मैजिक्स और गॉड्स और ये सब सब जायज है, इरेशनल नहीं है, मंत्राज एंड ऑल, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता। और ऐसे डायरेक्ट भी अगर तुमको पता है कि यहाँ पे अलग अलग ग्रुप के लोगों के अलग अलग नाम थे, तो ठीक होना चाहिए था। योग वशिष्ठ, अगेन स्टैंडर्ड सोर्सेस में तो जनरली नहीं मिलता, बट मॉक्स वगैरह में तुम लोगों को इसका जिक्र मिला होगा। अकबर आंसर बता रहे हैं, बट अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट था करना। ठीक है। रामानुजम वाला तो करना चाहिए था, तुम लोग करके नहीं आए हो, मेरा दिल थोड़ा सा दुखी है। इसको मैंने इतने डिटेल से पढ़ाया था। किया सर, बट गलत ही कर दिया एकदम। ये ये एक ऐसा टॉपिक है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है डिटेल से, फिर भी मैंने डिटेल से पढ़ाया था। इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, व्हाट शुड बी द आंसर। अलग अलग आंसर की जो अलग अलग आंसर्स मिल रहे हैं। कुछ लोग फर्स्ट टू को ठीक बता रहे हैं, कुछ लोग तीनों को ठीक बता रहे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदा थे तभी जब ये हुआ था। और सर्वपल्ली जी राधाकृष्णन तो 61 के बाद बने प्रेसिडेंट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ। अरे हाँ, अरे ये लॉजिक तो मैंने सोचा नहीं, तो हाँ, तो थर्ड कैन बी एलिमिनेटेड इजीली अगर इस तो तरीके से। वही एलिमिनेट किया सर, उसी के बेसिस पे ए लगाया, क्योंकि प्रेसिडेंट लिखा है वहां पे कि प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन, तो वो सोच के किया मैंने ए। मेरा ध्यान ही नहीं गया इस पे। मैं एक स्टूडेंट सबको पता है कि बी सेल और टी सेल इम्यूनिटी सिस्टम के लिए है, एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट मार्क्ड इट एज इम्यूनोसप्रेंट्स। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, सप्रेस करने के लिए नहीं है। तो डी शुड बी द आंसर। अगर किसी ने सप्रेंट्स कर दिया है तो क्या है, तुम लोगों ने डी करना हाँ चाहिए था। मैंने किया है ये, मैंने बहुत किया है। बहुत मुश्किल नहीं था। और ये भी करना चाहिए था, नैनो पार्टिकल्स पे अक्सर डिस्कशन होता रहता है। मुश्किल सवाल नहीं था, आसानी से करने लायक था। नैनो पार्टिकल्स कॉस्मेटिक्स में होते हैं, डिस्कस भी किया है हम लोगों ने क्लास में, न्यूज़पेपर वगैरह में उधर कहीं ना कहीं। दे डू एग्जिस्ट इन नेचर, नहीं है कि नैनो पार्टिकल्स कुछ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो वन को एलिमिनेट करो और
and you will get second is right, so the answer going to be Punashai. यहाँ पे भी डी इसका आंसर, इसमें काम नहीं आता है, बाकी दोनों में काम आता है। नहीं भी पता था अगर एग्जैक्टली डीएनए बार कोडिंग क्या है, तो वो डीएनए पता है, बार कोडिंग पता है। बार कोडिंग क्या क्यों करते हैं? प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। तो और डीएनए बार कोडिंग इज लाइक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए से किसी चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। तो लॉजिक अगर लगाते तो बन सकता था क्वेश्चन। ये तो हमने एनवायरनमेंट और में। एज के लिए तो फिर वो रेडियो एक्टिव वाला होता ना, एज हाँ हाँ। मेजर करने के लिए। सो यही है। Sir, that 97th question, it was very funny incident. I started bubbling, then I came to understand how it can be immunosuppressant. क्या क्या क्या? After starting marking C, I came to know that how it can be immunosuppressant. I just started marking it, and then I understood it can't be immunosuppressant. अच्छा, मतलब अल्टीमेटली I was in hurry. हाँ, I was in hurry, so I marked it C. As soon as I started marking, then I came to know it is not C. ठीक है, ठीक है। चलो तो आगे का क्या प्लान? क्या क्या आगे का क्या प्लान है? है जी, इसका टाइम